भारतीय इतिहास में एक ऐसा दौर था जिसे गर्व से स्वर्ण युग कहा जाता है। एक ऐसा समय जब कला, विज्ञान और संस्कृति सब कुछ अपनी बुलंदी पर था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं उसी शानदार गुप्त साम्राज्य की। लेकिन ये जो तमगा है स्वर्ण युग का, ये आया कहाँ से? आखिर ऐसा क्या खास था उस दौर में? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और निकलते हैं इस शानदार दौर के सफर पर। देखिए, किसी भी महान युग की नींव वो उसके शासक ही रखते हैं, और गुप्त काल के साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं उन पराक्रमी सम्राटों से जिन्होंने स्थिरता और समृद्धि के एक ऐसे दौर की बुनियाद रखी जो इतिहास में अमर हो गया। इस साम्राज्य की असली शुरुआत होती है चंद्रगुप्त प्रथम से। इन्होंने एक बहुत ही दमदार उपाधि ली, महाराजाधिराज, मतलब राजाओं के भी महान राजा। और इतना ही नहीं, 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत करके मानो एक नए युग का ऐलान ही कर दिया। लेकिन अगर इस साम्राज्य के दो सबसे मजबूत स्तंभों की बात करें तो वो थे समुद्रगुप्त, एक महान विजेता, और चंद्रगुप्त द्वितीय, एक बेमिसाल सांस्कृतिक संरक्षक। सच पूछिए तो इन दोनों ने ही मिलकर इस स्वर्ण युग को इसकी असली पहचान दी। समुद्रगुप्त की सैन्य ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मशहूर इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह डाला। सोचिए, उनकी जीत का सिलसिला कितना जबरदस्त रहा होगा। ये उपाधि उनकी अजेय ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। प्रयाग प्रशस्ति बताती है कि उन्होंने उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण के 12 राजाओं को हराया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उन्हें कविराज यानी कवियों का राजा भी कहते थे। और तो और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया, एक ऐसा अनुष्ठान जो सिर्फ सबसे शक्तिशाली सम्राट ही कर सकते थे। अच्छा, अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पर। इन्होंने शकों को पूरी तरह से हराकर सकारी की उपाधि ली, पर इनके असली पहचान वो थी इनके दरबार के नवरत्नों से। ये उस समय के 9 सबसे बड़े विद्वानों का समूह था। जी हाँ, महाकवि कालिदास भी इन्हीं में से एक थे। और एक और खास बात, इन्हीं के समय में चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत आए थे। तो शासकों की बात तो हो गई। अब उस असली वजह पर आते हैं जो इस युग को सच में स्वर्ण बनाती है, यानी ज्ञान, विज्ञान और कला का वो शिखर जो इस दौर में छुआ गया। ये जो दिख रहा है, ये सिर्फ एक अंक नहीं है, ये एक क्रांति है। शून्य, जीरो। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की वो देन जिसने गणित और विज्ञान की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और आर्यभट्ट सिर्फ शून्य पर ही नहीं रुके, उन्होंने दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम का आविष्कार किया। उन्होंने ये साबित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी ही धुरी पर घूमती है। और तो और पाई की एकदम सटीक वैल्यू भी निकाली। सोचकर देखिए, ये सारी खोजें अपने समय से सदियों आगे थीं। ये दौर साहित्य का भी स्वर्णकाल था। महाकवि कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, उन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूत जैसी रचनाएं की जो आज भी अमर हैं। और उधर विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां, वो तो इतनी मशहूर हुईं कि दुनिया की न जाने कितनी भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ। आज भी वो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं। कला और वास्तुकला की तो बात ही क्या करें, उन्होंने तो नई ऊंचाइयों को ही छू लिया था। मंदिर बनाने की नागर शैली का जन्म इसी दौर में हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर पहला ऐसा मंदिर था जिसमें शिखर बनाया गया था। और अजंता की गुफाओं की वो अद्भुत चित्रकारी, वो तो आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है। और हाँ, इस युग की समृद्धि का एक और सबूत है सोने के सिक्के। भारी मात्रा में जारी किए गए सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहते थे, ये उस दौर की मजबूत अर्थव्यवस्था की सीधी सीधी गवाही देते हैं। चलिए, अब एक ऐसे अजूबे की बात करते हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। एक ऐसा जीता जागता सबूत जो उस युग के ज्ञान की कहानी कहता है। ये है दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ। लगभग 1600 साल, जी हाँ, 1600 साल से ये खुले आसमान के नीचे खड़ा है। बारिश, धूप सब झेल रहा है, लेकिन आज तक इस पर जंग का एक निशान तक नहीं है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि उस दौर के जबरदस्त धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी का कमाल है। ये स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बना था। ये दिखाता है कि उस समय के कारीगर धातुओं के विज्ञान में कितने माहिर थे।
तो हमने इस युग की चमक दमक तो खूब देख ली, लेकिन इतिहास को सही से समझने के लिए हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी होता है। अच्छा, जो चीनी यात्री फाहियान आए थे, उन्होंने अपनी यात्रा के विवरण में लिखा है कि लोग खुश हैं और अपराध बहुत कम हैं। ये बात उस समय के शांति और अच्छे शासन की तरफ इशारा करती है और स्वर्ण युग वाली बात को और मजबूत करती है। लेकिन इसी दौर में एक नई व्यवस्था भी जन्म ले रही थी, सामंतवाद। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां राजा अपनी सेवा के बदले में स्थानीय सरदारों को जमीनें देने लगे। इससे क्या हुआ? ताकत बिखरने लगी, और यही चीज आगे चलकर साम्राज्य के लिए कमजोरी की वजह भी बनी। तो हुआ ये कि भूमि अनुदान यानी जमीनें देने का चलन बढ़ गया। इससे प्रशासन बिखर गया और सामंतवाद को और बढ़ावा मिला। और तो और सामाजिक स्तर पर जाति व्यवस्था भी पहले से ज्यादा कठोर हो गई थी। यही वो बातें हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास कभी भी सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या कोई भी स्वर्ण युग सच में पूरी तरह से सुनहरा होता है, हर किसी के लिए, हर नजरिए से? शायद हर चमक के पीछे कुछ परछाइयां भी छिपी होती हैं, और यही हमें इतिहास को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए मजबूर करती हैं।